हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नमस्ते फिजिक्स विद गौर सर। हम वर्क पावर एनर्जी करा रहे हैं आपको, और जो बच्चे आज ही ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि वर्क पावर एनर्जी का कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने डाली हुई है। इससे पहले न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट हो चुका है, उसकी भी प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो उसको रिवाइज कर लीजिए। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्क पावर एनर्जी दोनों इंपॉर्टेंट है। जब भी आप रिवाइज करो दोनों को एक साथ करो। ठीक है, तो अब हम आगे लेक्चर की तरफ चलेंगे। इसमें हम आज पावर करते हैं और उसके आगे टॉपिक्स देखते हैं कितने हो पाते हैं। तो जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी दिखाया है कि हमने एक नमस्ते कविता जो चैनल है उससे हमने रिक्वेस्ट करके आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल क्लिप ली है कुछ सेकंड्स की। तो उसको देखिए, पहले मोटिवेट हो जाइए, देन वी विल प्रोसीड टू द लेक्चर पार्ट। आप देखिए। गूंज का शब्द है हो अपनी कुदरत पहचान, ये देख वो तुझ पर है कितना मेहरबान। ओरे मनवा क्यों तू उलझा, एक कदम बढ़ा चार कदम बढ़ेंगे, पीछे मुड़ के ना देख, सैलाब हाथों के पीछे खींच लेंगे। तू तो है सिकंदर, तेरी मंजिल है सिकंदर, फिर क्यों डोला फिर क्यों उलझा, ओरे मनवा जब तेवर सही इरादे हैं सही। चलिए बच्चे, अब आप देख रहे हैं तो पिछला जो आपका टॉपिक था उसमें आप देखिए बच्चे मैंने क्या किया है। इस पिछले टॉपिक में मैंने मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कराई है, और जैसे 9th क्लास में किया था वैसे ही है, टू प्रूव दैट द मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व ड्यूरिंग फ्री फॉल। तो ये सब मैंने करा दिया। इसमें क्वेश्चंस कैसे करते हैं, एक दो क्वेश्चन देख लो फिर हम आगे चलते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन बच्चे आपका इस तरह का है, मान लीजिए कि आपके पास एक ये थ्रेड मान लेते हैं, और यहाँ पर एक बॉब ले लेते हैं बच्चे, एक बॉब ले लेते हैं। चलो, एक बॉब है, इसका कुछ मास होगा, और ये जो बॉब है बच्चे ये नीचे फॉल कराया है मैंने इसको, यानी ऐसे ये फॉल कर रहा है और अपनी लोएस्ट पोजीशन पर यहाँ तक आ गया। ठीक है, लोएस्ट पोजीशन पर आ गया है। चलिए देखिए, अब ये भी आपके पास पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, इसका मास m है, इसका मास m है। लेंथ बच्चे इसकी मान लेते हैं कुछ 1 मीटर मान लेते हैं, दैट इट बी 1 मीटर। और ये बच्चे ए पोजीशन पर ये रेस्ट में था, और बी पोजीशन पर वो मोशन में है, और आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट पॉइंट बी इफ, क्वेश्चन है फाइंड velocity of the bob at the lowest position B if 20%, अब यहाँ पर ध्यान से देखना, 20% ऑफ द इनिशियल एनर्जी, या मैकेनिकल एनर्जी भी कह सकता है, 20% ऑफ इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस।
इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है बच्चे, लॉस ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। अब शुरू में इसमें कौन सी एनर्जी होगी, इसमें कौन सी एनर्जी रही होगी, बोलो, रेस्ट में था, काइनेटिक एनर्जी तो रही नहीं होगी। तो इसमें यहाँ पर कौन सी एनर्जी है। अब इसमें बच्चे मैंने फिर बताया था एक रेफरेंस लेवल तो लेना ही पड़ेगा आपको, एक है, यू हैव टू टेक रेफरेंस लेवल। एक बच्चे रेफरेंस लेवल ले लो। ग्रेविटेशनल फील्ड आपको पता है नीचे लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो यहाँ पर हमने मान लिया 0 पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ हमने 0 पोटेंशियल एनर्जी मान लिया है। अब 0 पोटेंशियल एनर्जी इस लेवल को ले लिया है, तो बच्चे आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स यानी mg तो नीचे लगता है ना, कंजर्वेटिव फोर्स, तो कंजर्वेटिव फोर्स की डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, याद है, नीचे की तरफ जाओगे तो डिक्रीज होगी, माइनस की होगी, तो ऊपर बच्चे पॉजिटिव होगी। इसका मतलब यहाँ पर ऊपर की तरफ जब जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, पॉजिटिव। नीचे जाएंगे तो बच्चे पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, निगेटिव। समझ में आ रहा है। तो मुझे बताइए कि इस लेवल पर, यहाँ पर ए लेवल पर कुछ ना कुछ इसमें एनर्जी है, कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है। यहाँ पर जब ए बी पॉइंट पर पहुँच गए तो बच्चे आपको दिख रहा है कि बी पर पोटेंशियल एनर्जी तो 0 ही है, तो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये कह रहा है कि 20% ऑफ इनिशियल एनर्जी इज लॉस्ट, मैकेनिकल एनर्जी 20% ऑफ इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आप ये देखिए कि बी पर जो मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी एट बी, ये कितनी रही होगी बोलो, ये कितनी है, 20 तो खत्म हो गए, यानी कि ये हो गए बच्चे 80% ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एट ए। सही है क्या। तो मैकेनिकल एनर्जी एट बी क्या है भाई, काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू 80% ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एट ए, यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। मैं बहुत डिटेल में करा रहा हूं आप। अब आप सोचो क्या चीज़ नहीं है, कहाँ पर, बी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये 0 है। ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी नहीं है, 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो बी पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी हुई बच्चे, दैट इज 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, 8/10, 2 4 जा 10, 8 2 5 जा 10, दैट इज 4/5 टाइम्स द पोटेंशियल एनर्जी एट ए। बी पर मास यदि m ले लेते हैं, वेलोसिटी एट बी इज इक्वल टू 4/5 इंटू ए पर mgh। अब देखो बच्चे m भी गया, तो क्या बच रहा है, तो वेलोसिटी एट बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटू 4/5 इंटू जी 10 ले लेते हैं, h ले लेते हैं बच्चे 1। ये h कितना है, ये h इज इक्वल टू 1 मीटर। तो 5 2 जा 10, तो 2 2 जा, अरे वाह, ये तो भैया 16 हो गया। तो वेलोसिटी एट बी बहुत सही आ गया। वेलोसिटी एट बी इज इक्वल टू, सीधी सीधी सी बात है, दैट इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आपके पास वेलोसिटी एट बी, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ एक बार, वेलोसिटी एट बी इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो इस तरह से आप एनर्जी कंजर्वेशन के क्वेश्चंस कर सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करके
यहाँ पर कंजर्वेशन नहीं है, लॉस है। और एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन और करा दूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कभी कभी स्लिप कर रही है कुछ पार्ट चेन का या विच इज़ एक्सटेंडेड बॉडी, तो पूछ रहा है कि भाई इसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी आई होगी, यानी ये थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन एक मैं करा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा अच्छा ध्यान दो बच्चे, है ना, टफ क्वेश्चन थोड़े से करो, लेवल बढ़ाओ। एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में बच्चे एक हमारे पास टेबल ले लेते हैं, एक टेबल ले लेते हैं, चलो टेबल हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चे कोई चेन है, एक चेन है, ये रही चेन, यहाँ पर एक चेन है, ठीक है, और यूनिफॉर्म मास की चेन है, और ये मैंने चेन की लिंक दिखाई है। और मान लेते हैं, चलो दिया हुआ है कि इफ लेंथ मान लेते हैं, मास मान लेते हैं, चलो है नहीं, मास ऑफ द लेंथ, मास ऑफ द चेन मान लेते हैं, m जो है हमने मान लिया मास ऑफ द चेन, l मान लेते हैं बच्चे लेंथ ऑफ द चेन। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना, लेंथ ऑफ चेन, यूनिफॉर्म चेन है, चेन बच्चे यूनिफॉर्म है, वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें मुश्किल हो जाएगा वर्क एनर्जी थ्योरम में, क्योंकि स्लिप करेगी है, तो वेरिएबल मास रहेगा, तो इसको एनर्जी देखो एनर्जी से करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी से। इसमें बच्चे ऑलरेडी इनिशियली एट टाइम इज इक्वल टू 0, ये बच्चे 1/4 लेंथ चेन की सस्पेंडेड है, इनिशियली 1/4 चेन hangs from the edge of the table, तो टेबल के एज से 1/4 चेन सस्पेंडेड है, तो पूछ रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ चेन when a half chain is hanging। आया बच्चे समझ में? अब इसमें करते क्या है, एनर्जी से ही करेंगे। देखो ये जो एज है, यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लेते हैं, और आपको पता है नीचे जो है पोटेंशियल एनर्जी बच्चे कैसी लेंगे, माइनस एज को, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ एज पर पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लिया। अब इसका बच्चे सेंटर, सबको पता है एक्सटेंडेड बॉडी में मैंने बताया था सेंटर लेते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहाँ पर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ओहो एक मिनट, तो कलर थोड़ा चेंज कर लो, नहीं? ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, कितना मास होगा चेन का, 1/4 है ना, तो बच्चे यहाँ पर मास तो है 1/4 m/4, कितने
कितने डिस्टेंस पर होगा, बोलो L/8। तो इनिशियल समझ में आ गया यहाँ तक, मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम मानते हैं हमेशा एक्सटेंडेड बॉडी में हम एक पॉइंट मास लेके चलते हैं, वो भी सेंटर को सेंटर ऑफ मास मान लो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लो। यहाँ पर लग रहा है बच्चे, तो पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सस्पेंडेड चेन। हाँ बढ़िया क्वेश्चन है। तो कितनी होगी बच्चे, U1 इज इक्वल टू माइनस का रहेगा, मास कितना है m/4 इंटू GH कितना है L/8, कितना आ गया माइनस के mgl/8 4 जा 32। फाइनली बच्चे जो एज ऑफ द टेबल है, ये रहा एज ऑफ द टेबल। अब यहां पर जो चेन सस्पेंडेड है, अब कितनी चेन है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेन कितनी है भाई, कितनी है चलो, हाफ। फाइंड द स्पीड ऑफ द चेन व्हेन हाफ, ये रहा ना, फाइंड द स्पीड ऑफ द चेन, फाइंड द स्पीड ऑफ द चेन व्हेन हाफ चेन इज हैंगिंग, स्टिल हाफ चेन इज हैंगिंग। इसका मतलब क्या हो गया, ये है बच्चे बोलो L/2। सबको समझ में आ रहा है? जैसे मैंने बकेट से पानी निकाला था, है नहीं, मासिव रोप थी और मासिव बकेट है, ठीक है, उसको मैंने बताया था कि हाउ विल यू फाइंड द वर्क डन इन लिफ्टिंग द रोप विद बकेट। ऐसे करते हैं, वहां पे भी हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी मानी थी, यानी पूरा सेंटर मान लिया था। तो ऐसे बच्चे यहाँ पर भी ऐसे करिए, ये L/2 है, तो यहाँ पर इसका जो वेट लग रहा होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा m/2। कितना होगा ये, L/4 हाफ पर होगा। ये मैंने रेफरेंस लेवल 0 मान ही लिया है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, नीचे पोटेंशियल एनर्जी माइनस की है, तो इस जगह की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इस पॉइंट की, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो U2 इज इक्वल टू माइनस का m/2 इंटू G इंटू L/4, कितना आ गया माइनस के mgl/8। सबको समझ में आया बच्चे? नहीं, mgl/8 हो गया। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है माइनस के, ये देखो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है mgl/32 एक्सक्यूज मी, बाद में हो गया बच्चे माइनस mgl/8। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है क्या हो गई, इसको मैं 32 करूँ तो 4 ज़्यादा नेगेटिव हो गई, ये है माइनस mgl/32 और ये है आपके पास माइनस 4 mgl/32, यानी कि माइनस mgl/32 की बजाय माइनस 4 mgl/32, यानी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो गई, नेगेटिव और ज़्यादा नेगेटिव हो गई, यानी पोटेंशियल डिक्रीज हो गई, तो इसका तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई होगी। ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो। देखो बिकॉज मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, भाई काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी में चेंज प्लस पोटेंशियल एनर्जी में चेंज इज इक्वल टू 0। तो काइनेटिक एनर्जी में जो
इंक्रीमेंट होगा दैट इज इक्वल टू डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के, बोलो U2 माइनस U1, दैट इज लॉस हो गया ना U1 माइनस U2, एंड K1 तो था ही नहीं, आपको पता है K1 बात 0, तो इसका मतलब फाइनल एनर्जी इज इक्वल टू U1 कितना है, U1 है माइनस के mgl बाई 32 माइनस के mgl बाई 8, इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर दिया, एंड K2 माने फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी बच्चे सारे पार्ट में होगे, जो आपका टेबल के ऊपर भी है और नीचे है। अच्छा स्मूथ टेबल है, ये ध्यान रखना, टेबल इज स्मूथ, हाँ ये तो लिखा ही नहीं हमने, लिख देते हैं चलो, स्मूथ टेबल है। यदि टेबल रफ होती तो बच्चे थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन होता, तो वहाँ पर फ्रिक्शन भी वर्क कर रहा होता और वेरिएबल फ्रिक्शन होता है, नहीं वेरिएबल वर्क डन होता है, सॉरी फ्रिक्शन भी वेरिएबल होता और वर्क डन भी वेरिएबल होता, क्योंकि मास अलग अलग रखा हुआ है ना, वेट अलग अलग होगा, रिएक्शन अलग अलग होगी। चलो बच्चे कितना होगा, तो इसका मतलब हाफ m इंटू V2 स्क्वेयर इज इक्वल टू mgl बाय 32, मैं कॉमन ले लेता हूँ, दैट इज माइनस के 1 प्लस के 4, तो ये हो गया बच्चे कितना 2 से 16 हो गया, तो ये आपके पास आ रहा है m से m गया, तो दिस इज V2 स्क्वेयर इज इक्वल टू GL अपॉन 16 इंटू 4 और 1 3, तो V2 इज इक्वल टू अंडर रूट 3GL अपॉन 4, तो दिस इज द वेरी गुड क्वेश्चन जो अभी आपने देखा। तो आप बच्चे अच्छे क्वेश्चंस में महारत हासिल कर लेंगे, तो डरना नहीं है बिल्कुल भी, मेरे साथ बने रहें तो आपको क्वेश्चन आराम से होता चला जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको इस तरह से एक बार चेक कर लो कैसे किया मैंने, एक बार दोबारा देखना। यहाँ पर वेरिएबल मास है, चेन है, पहले 1/4 चेन सस्पेंडेड है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लिया, कहाँ पर उसका वेट लग रहा है, बिल्कुल बीच में यूनिफॉर्म चेन है। तो एज को हमने 0 पोटेंशियल एनर्जी मान लिया, तो नीचे माइनस हो गया, माइनस पोटेंशियल एनर्जी है। बाद में बच्चे हाफ चेन लटकी हुई है और हाफ ऊपर है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर हो गया बिल्कुल बीच में, L/4, तो ये मास m/2 रहेगा, पहले मास m/4 था, तो पोटेंशियल एनर्जी बच्चे माइनस की हो गई, m की जगह m/2, g इंटू h की जगह L/4 हो गया। इसके बाद हमने देखा कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट रहेगा, तो यदि ऊपर से नीचे स्लिप कर रही है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी। तो इस तरह से हमने आपको थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करा दिए हैं। अब बच्चे आगे पार्ट चेंज करते हैं, गियर चेंज करें। अब आते हैं बच्चे पावर, वर्क है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट था पावर, एनर्जी हमने करा दी है। पावर का मतलब है, पी से डिनोट करेंगे। यहाँ बच्चे क्वेश्चंस बहुत ही थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं, छोटी छोटी गलती से आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। रेट ऑफ डूइंग वर्क, अब इसमें देखो इंस्टेंटेनियस पावर निकालना है, वो अलग है, या एवरेज पावर, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। इंस्टेंटेनियस पावर यदि आप कर रहे हैं, तो दिस इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क। किस रेट से वर्क किया जा रहा है, दैट इज P इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू dW/dt। समझ में आ रहा है?
डी डब्ल्यू बाई डी टी, इसका मतलब डी बाई डी टी वर्क डन हो गया बच्चे फोर्स वेक्टर इनटू डॉट प्रोडक्ट है। तो अब आप देख लो बच्चे, ये भी जो इंस्टेंटेनियस पावर है, पावर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर अपॉन डी टी। तो डी एस वेक्टर अपॉन डी टी इज एफ वेक्टर डॉट वी। तो ये भी बच्चे डॉट प्रोडक्ट ही हो गया, डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है। अब इसमें सारा खेल बच्चे पावर का मैं फिर बता दूं, एफ इंटू वी इंटू कॉस थीटा, यानी कि ध्यान रखना v के साथ मैंने कॉस थीटा लगा दिया, यानी कि आपके पास इधर वेलोसिटी है, इधर फोर्स है, इनके बीच में एंगल थीटा है, स्मॉलर एंगल। तो बच्चे हो सकता है कि v का कंपोनेंट फोर्स की तरफ, यानी ये दिस इज v कॉस थीटा, इसको v पैरेलल लिख दिया मैंने, यानी कि f पूरा ले लो, v का इफेक्ट f की डायरेक्शन में, या ऐसे कर सकते हैं बच्चे f कॉस थीटा इंटू वी। जल्दी करने का तरीका है, यानी f का इफेक्ट किस डायरेक्शन में, v की डायरेक्शन में, यानी कि f पैरेलल, ये हो गया ना f कॉस थीटा। पकड़ में आ रहा है आपको कंसेप्ट, यानी f का कंपोनेंट v की डायरेक्शन में पैरेलल टू v। जैसे मैंने वर्क डन बताया था, वर्क डन इज इक्वल टू f पैरेलल इंटू s या f इंटू s पैरेलल। एक पूरा f ले लो तो s का इफेक्ट f की डायरेक्शन में, पूरा आपने s ले लिया तो f का इफेक्ट f की डायरेक्शन में, यहाँ पर बस s की जगह v आ गया है। तो पावर तभी होता है जब देयर इज अ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, या देयर इज वेलोसिटी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वेक्टर, तभी हो पाएगा। ठीक है, ये तो बच्चे बात बनी इंस्टेंटेनियस की। और यदि आपसे पूछ रहा है एवरेज पावर, AVERAGE, एवरेज पावर, एवरेज पावर में एवरेज पावर कैसे करेंगे? एवरेज पावर बच्चे होता है P एवरेज इज इक्वल टू वर्क डन में चेंज यानी वर्क डन कितना हुआ, नेट वर्क डन, टोटल वर्क डन कितना हुआ, अपॉन टाइम टेकन। एंड वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम टेकन। एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब है सीधा सीधा फाइनल एनर्जी हाफ m v2 स्क्वेयर, यदि मास सेम रहता है तो हाफ m v1 स्क्वेयर अपॉन डेल्टा t। ये मैंने लिख तो दिया, लेकिन इतने बढ़िया क्वेश्चन है इस पर आप भी सरप्राइज हो जाएंगे। ये एवरेज पावर के क्वेश्चंस हैं। ज़्यादा बच्चे इंटीग्रेशन से नहीं करना होता है, बहुत इंटीग्रेशन से करते रहते हैं और ज़्यादा स्टाइल नहीं दिखाना है। तो एवरेज पावर बहुत आसानी से फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से कर लो। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन आपको ऐसे करा दूं, देखो जरा। एक क्वेश्चन आपको मैंने वहां पे भी कराया है लॉज ऑफ मोशन में। बच्चे जिन्होंने नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में जाकर लॉज ऑफ मोशन का देखें। आई थिंक हमने फोर्स का जब न्यूटन सेकंड लॉ की जब एप्लीकेशन करा रहे थे तो वहाँ पर बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस कराए हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस हैं। हॉर्स पाइप के क्वेश्चन हैं, पाइप को बैंड कर दिया है, ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऐसे पाइप को बैंड कर दिया है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ पानी दे रखा है, या पाइप को हमने ऐसे था इसको ऐसे कर दिया है, पानी ऐसे और ऐसे हो गया, तो कितना फोर्स लग रहा है पाइप पर। तो पाइप पे फोर्स तो तब लगेगा जब एक्चुअली पाइप ने पानी को घुमा दिया। भाई आपने मोमेंटम तो पानी को चेंज किया है, पानी की स्टीम को चेंज किया है, तो पानी की स्टीम का मोमेंटम चेंज हुआ है
तो इसका मतलब पाइप ने फोर्स लगाया, तो इसलिए पानी ने पाइप पे फोर्स लगाया। ऐसे हो जाता है ना, इधर की तरफ चला जाता है। वो सब देखना, तो बच्चे ने नहीं देखा है, बच्चे वीडियो देखो उसकी, कुछ छोड़ो नहीं, जल्दबाजी नहीं करो बच्चे। लर्निंग इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। ये नहीं कि एक टॉपिक कर लिया एक छोड़ दिया, एक टॉपिक कर लिया एक छोड़ दिया, तो वही आएंगे बच्चे जो आप छोड़ रहे हो। जो आपने कर लिया वो कुछ नहीं आता है, लिंक्ड है, देख लेना। अब हॉर्स पाइप का क्वेश्चन है, सारी वीडियो देखो, आप वीडियो नहीं देख रहे हो, कुछ वीडियो देख रहे हो, कुछ नहीं देखते हो। तो जो वीडियो नहीं देख रहे हो बच्चे, उसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है, उसको देखना। तो हॉर्स पाइप सेलेक्टेड मत पढ़ो, हॉर्स पाइप है। इस हॉर्स पाइप के अंदर पानी जो है, वाटर इज फ्लोइंग, वाटर जेट है, वाटर फ्लोज विद कांस्टेंट वेलोसिटी, वाटर फ्लोज विद कांस्टेंट वेलोसिटी v। ठीक है, ए जो है आपके पास क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका, रो जो है इसकी डेंसिटी है पानी की, ऐसा कुछ है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए, फाइंड द इंस्टेंटेनियस पावर ऑन वाटर बाय पाइप। तो कितना इंस्टेंटेनियस पावर उसने लगाया होगा। तो मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन कराया हुआ है बच्चे, जिन्होंने नहीं देखा वो लॉज ऑफ मोशन में देख लेना, कि यहाँ पर मुझे पहले निकालना पड़ेगा इनर्शियल फोर्स। इनर्शियल फोर्स देखो, पानी आपके पास ये रहा, और ये पानी आ रहा होगा, ये वाटर जेट ऐसे बाहर, मैंने इसका फोर्स निकाला हुआ है, इस पर कितना लगता है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, ओहो, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, और v वेलोसिटी से आ रहा है, रो इसकी डेंसिटी है। तो किसी को याद है फोर्स कितना था, इनर्शियल फोर्स? इनर्शियल फोर्स ऑन वाटर जेट बाय पाइप कितना था? आई थिंक रो ए इंटू वी स्क्वेयर, रो ए इंटू वी स्क्वेयर। याद आ रहा है? नहीं, भूल भाल गए तो एक बार देख लो, उस वहाँ पर मैंने कराया है। जिसको नहीं याद आ रहा तो मैं एक बार उसको दिखा दूँ कि एफ जो था, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी डेल्टा इंटू एम वी अपॉन डेल्टा टी। तो हमने क्या मान लिया था कि मान लीजिए ये जो पार्ट है डेल्टा एल या डेल्टा एक्स, तो बच्चे इसके अंदर था, ये यहाँ ये डेल्टा एल था, डेल्टा एक्स था। तो ये जो डेल्टा एक्स लेंथ का पानी है, ये बच्चे पहले पाइप के अंदर था, रुका हुआ था, अचानक बाहर निकाल दिया। तो यानी डेल्टा एम इंटू सॉरी मास ले लेते हैं इसको, इज इक्वल टू मास, इसको मास मान लें, तो मास इंटू डेल्टा वी वेलोसिटी में चेंज अपॉन डेल्टा टी। तो मास जो है बच्चे कितना है, इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू डेल्टा एक्स, ये हो गया वॉल्यूम, इंटू डेंसिटी इंटू वो वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ, v माइनस 0 अपॉन डेल्टा टी।
तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी है ना, ये मैंने बड़े आसानी से करके दिखा दिया दोबारा से आपको। तो ये कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू ए इंटू रो, ये भी बच्चे वी हो गया, ए रो इंटू वी स्क्वेयर हो गया, है ना, आसान तरीका। तो इंस्टेंटेनियस पावर जब आप निकालेंगे इंस्टेंटेनियस पावर जब आपको निकालना है बच्चे, पावर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। अब एफ वेक्टर डॉट वी यानी कि इनके बीच में एंगल तो जीरो रहेगा, एफ कितना हो गया, ए इंटू वी स्क्वेयर इंटू रो इंटू वी इंटू उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, ये हो गया बच्चे ए इंटू वी क्यूब इंटू रो, दिस इज पावर इंस्टेंटेनियस। एक क्वेश्चन आता है कि आपके पास रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो को क्यू से डिनोट करते हैं, दैट इज वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। ये होता है बच्चे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू वेलोसिटी। वो कह रहा है इफ रेट ऑफ फ्लो क्यू इज डबल्ड, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है बच्चे एक, इफ क्यू इज डबल्ड, इसका मतलब क्या हो गया, v इज डबल्ड, क्रॉस सेक्शन एरिया तो ना चेंज कर दिया है, तो पावर क्या हो जाएगी, तो पावर बोलो, तो पावर जो है आपके पास इज प्रोपोर्शनल टू वी क्यूब, तो क्योंकि ये 2 टाइम्स कर दिया 2 की पावर 3, तो पावर बिकम्स, तो पावर पाइप कितना लगा रही है, तो पावर एक्सर्टेड पाइप, तो 2 की पावर 3 कितना हो गया, बोलो 8 टाइम्स। तो यदि आपने रेट ऑफ फ्लो को डबल कर दिया है, क्योंकि पावर जो है वो v की पावर 3 पर डिपेंड कर रहा है, एरा v की पावर 3 पर, और रेट ऑफ फ्लो में वेलोसिटी आता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या सेम है, तो यदि रेट ऑफ फ्लो को डबल कर देंगे तो पावर आपका 8 टाइम्स हो जाएगा। करेक्ट, समझ में आ गया सबको। एक क्वेश्चन और करा दें इसी क्वेश्चन में, ये तो हो गया आपके पास इंस्टेंटेनियस पावर। क्वेश्चन देखो, यदि आपके पास इफ, इसी क्वेश्चन में चलो इफ छोड़ो, एवरेज पावर पूछे तो यहां थोड़ी परेशानी है, फाइंड द एवरेज पावर। तो एवरेज पावर ऑन वाटर जेट, तो पावर एवरेज जब आप निकालेंगे तो ये मैंने बताया था हाफ m इंटू वी टू स्क्वेयर माइनस हाफ m इंटू वी वन स्क्वेयर अपॉन, क्या लिख दें, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम टेकन, तो दैट इज इक्वल टू हाफ m इंटू वी स्क्वेयर माइनस 0 अपॉन डेल्टा टी। तो हाफ मास हमने मान लिया क्या, a क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू डेल्टा एक्स वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू वी स्क्वेयर अपॉन डेल्टा टी। बच्चे बताओ ये क्या हुआ, तो डेल्टा एक्स और डेल्टा टी है वेलोसिटी, तो ये हो गया बच्चे, बोलो पावर एवरेज इज इक्वल टू 1/2 इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू रो इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो पावर एवरेज इज इक्वल टू हाफ ए इंटू रो इंटू, सॉरी ए को मैंने क्या कर दिया, पावर हाफ ए इंटू रो इंटू वी क्यूब। बच्चे देख लो बहुत ज़्यादा आंसर में चेंज है, यदि पहले का आंसर 800 वाट था तो अब आपके पास 400 वाट आ रहा है। एवरेज पावर 800 है तो आप, सॉरी 800 है तो इंस्टेंटेनियस जो है 1600 होगी, इतना तक डिफरेंस आता है।
आगे आपको एवरेज पावर के क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन और करा दूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो पावर में आप थोड़ा एक्सपर्ट हो जाएंगे। देखो इसमें एक ट्रक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं आपको जो नीट में आए हैं, आएंगे। ये ट्रक कुछ मास का होगा, ऑफ मास सपोजिंग 20 metric ton is moving up an inclined road of, ये देखो क्या लिखा है मैंने, इंक्लाइन रोड ऑफ 1/20। ये क्या चीज आई 1/20? इस चीज के लिए मैंने ये क्वेश्चन कराया है। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, इंक्लाइन रोड ऑफ 1/20, यानी 20 रोडों में एक रोड है ऐसी ये तो ना मतलब है। तो इसका मतलब देखेंगे क्या है, अ ट्रक ऑफ मास 20 टन, a truck of mass 20 ton is moving up an inclined road of 1/20 with constant speed of supposing 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ट्रक जब ऊपर जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो बच्चे एयर रेजिस्टेंस होगा। टोटल एयर रेजिस्टेंस, टोटल एयर रेजिस्टेंस on truck is 20% of its weight। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड द इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड बाय इंजन ऑफ ट्रक। मैं आपको बच्चे वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन है और ये आते हैं। इसमें बच्चा क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा यदि उसको यही नहीं पता व्हाट इज दिस। कितना ही होशियार हो, 1/20 नहीं पता उसको तो भैया वो कर ही नहीं पाएगा, ये गारंटी है। इसलिए मैंने बताया, जैसे ऑर्थोगोनलिटी मैंने बताया था, परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल वर्ड आया हुआ है नीट में, परपेंडिकुलर नहीं पता ऑर्थोगोनल, तो फिर कैसे क्वेश्चन होंगे। सब कुछ आता जाता लैंग्वेज से सारा हिल जाता है। तो अब आप देखिए क्या करना है, तो इसमें लॉज ऑफ मोशन भी लगेगा। देखिए ट्रक है, ये आपका ट्रक जा रहा है, ये एंगल हमने थीटा मान लिया, यहाँ ट्रक है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है ऊपर। इसका बच्चे वेट लग रहा होगा mg, mg का एक कंपोनेंट इधर होगा जो हमने आपको बताया हुआ है, mg sin थीटा। फ्रिक्शन एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, F मान लेते हैं, F, और बच्चे ये एयर रेजिस्टेंस FA ले लेते हैं। और ऊपर ट्रक पर जो इंजन है वो फोर्स लगा रहा होगा, इंजन जो फोर्स लगा रहा है F, तो FA एयर रेजिस्टेंस हो गया। कितना है एयर रेजिस्टेंस, ये कह रहा है 20% ऑफ वेट mg। इसका मतलब ये हो गया mg/5। दूसरा कह रहा है
वेट का कंपोनेंट, तो एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, नहीं एक्सटर्नल छोड़ो, द फोर्स नीडेड बाय, द फोर्स एक्सर्टेड बाय engine of the truck, force exerted by engine of truck कितना है, F इज इक्वल टू, बच्चे बोलो mg sin थीटा प्लस एयर रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर बच्चे जो 1/20 का मतलब क्या है, इंक्लाइन प्लेन 1/20 का मतलब ये होता है कि 1 मीटर ये चले हाइट पर जाएगा यदि ये 20 मीटर इंक्लाइन प्लेन चलता है, तो इंक्लाइन प्लेन 20 चलेगा तो 1 जो है वो हाइट लेता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 1/20। तो अब आप बच्चे देखो जो फोर्स लग रहा है वो है mg इंटू साइन थीटा प्लस mg/5, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड, mg 4 mg/20, ये हो गया बच्चे 5 mg/20 आ गया, यानी mg/4 हो गया ये भी, mg/20, तो 20 20 5 mg/20 यानी कि mg/4 हो गया। ठीक है, चलो तो अब आप मुझे बताओ कि वेलोसिटी कितनी है इसकी, वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर। तो हमेशा आपको SI में करना है, यानी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कर लिया, कितना आ गया 18 टू द 36, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड। तो फोर्स जो आपका इंजन लगा रहा है वो कितना लगा रहा है, mg/4, जरा देख लो एक बार पीछे, mg/4, एंड वेलोसिटी इतना है, m कितना है बच्चे 20 टन, 1 टन में कितना होता है kg, 1000, g की वैल्यू 10 ले लेते हैं, तो ये हो गया 4 5 से 20, आंसर आ गया 5 इंटू 10⁴। 5 कितना गंदा बन रहा है आजकल, चलो ओके। अब बच्चे इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है, yielded by, delivered by the power by engine is equal to F into V, तो cos 0 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर यदि बच्चे पूछ रहा है पावर ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, वो निगेटिव में होगी, ये देख रहे ना, प्लस माइनस से गड़बड़ मत कर देना, तो ये हो जाएगा बच्चे 5 इंटू 10⁴ इंटू 10, तो आंसर आ रहा है 5 इंटू 10⁵ वाट। तो हो सकता है आप इसको 500 इंटू 10⁻³ वाट, तो ये हो सकता है आपसे पूछे किलो वाट में, 500 किलो वाट हो गया। और हॉर्स पावर भी होती है बच्चे यूनिट, अभी हॉर्स पावर पूछ रहा है तो मैं जान के इसको अलग कलर से लिख दूँ, ओहो दूसरा कलर ले लेते हैं, कि हॉर्स पावर यदि पूछ रहा है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। आ गया बच्चे आपको क्वेश्चन, एक बार देख लो, तो दोबारा देख लो उसको, आप एक बार दोबारा से इसको देखना, चेक करना, ठीक है, दोबारा से चेक कर लेना। इसमें थोड़ा लॉज ऑफ मोशन है, इसमें आपके पास फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। इंक्लाइन प्लेन के नीचे पीछे की तरफ देखो, इंक्लाइन प्लेन के नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg sin थीटा, एयर रेजिस्टेंस भी नीचे लग रहा है, फ्रिक्शन एयर रेजिस्टेंस सारा टुगेदर मान लो। अब इंजन जो है ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, ये रहा इंजन, ये इंजन फोर्स लगा रहा है F, तो F जो है mg sin थीटा नीचे है, ये mg sin थीटा है बच्चे, ये वाला ये, और ये जो आपका F है ये इंजन लगा रहा है, जैसे इंजन फोर्स लगा रहा है।
तो इंजन फोर्स कैपिटल एफ लगा रहा है, एयर रेजिस्टेंस एफ ए है, एम जी साइन थीटा वेट का कंपोनेंट है, तो ओवरकम करना पड़ेगा एयर रेजिस्टेंस को और वेट के कंपोनेंट को। कौन करेगा ओवरकम? इंजन करेगा। तो इंजन कितना फोर्स लगाएगा? एम जी साइन थीटा प्लस एयर रेजिस्टेंस। ये आगे बच्चे समझ में ये सब कुछ, ये वाला। और उसके बाद फिर हमने आराम से कर लिया। ठीक है, तो आज हमने पावर को बहुत डिटेल में आपको समझा दिया है। बच्चे धीरे धीरे करना है, जल्दबाजी ना करें। वर्क पावर एनर्जी चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 12th का भी बेस है, आगे सारे चैप्टर्स का बेस बनेगा ये। तो बहुत धीरे धीरे वर्क करा दिया मैंने, डॉट प्रोडक्ट बता दिया, वर्क एनर्जी थ्योरम आप ध्यान से देखो, उसके बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराए हैं जो नीट में डायरेक्ट आए हैं। लॉज ऑफ मोशन में जो बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है मेथड, उससे हल्का मेथड वर्क एनर्जी थ्योरम में वेट लगा देना। उसके बाद बच्चे मैकेनिकल एनर्जी, उसके क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है, और पावर करा दिया। तो अब हम यहाँ इसको फिनिश करते हैं। तो नेक्स्ट जो पार्ट चलेगा वो बहुत ही अच्छा चलेगा, उसका वेट करना। तो आई एंड द मीटिंग नाउ।